Assalamualaikum dear students. So open up first aid and it's page number it's page number 310 ठीक है जी। अभी हमने एंजाइना और एमआई के बारे में चूंकि हमने फिलहाल नहीं पढ़ा हुआ तो हम डायरेक्टली पहले ईसीजी को देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने डिफरेंट लीड्स के बारे में बताया है और काफी डिटेल में इसने बातें की हैं। सारी इसकी बातों का मकसद यही है या लबो लबाब यही है कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है इंटीरियर वॉल को। लीड्स रिप्रेजेंट करती है V1 टू V4। इंफीरियर वॉल को सप्लाई करती है, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है इंफीरियर वॉल को? RCA। राइट कोरोनरी आर्टरी। पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई करती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेटरल वॉल को सप्लाई करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इंफीरियर वॉल को डिनोट करती हैं लीड 2-3 AVF और लेटरल वॉल को डिनोट करती हैं लीड V5 V6 AVL लीड 1। और मैंने जैसे आपको कहा था कि पोस्टीरियर वॉल के लिए क्या होगा कि देयर विल बी उल्टी करके हमने लीड्स लगानी होंगी और फिर हमें V7 V8 V9 देखने को मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है। सो कमिंग टूवर्ड्स और क्वेश्चंस व्हिच आर, बल्कि इनको मिटाना नहीं चाहिए, काफी अच्छे नोट्स लिखे गए हैं तो इनको क्यों मिटा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं हम एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ। एट्रियल फिब्रिलेशन से पहले ऊपर से लिखे नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियस। नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियस ऐसे टेकिकार्डियस होते हैं जिनमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन 120 मिलीसेकंड होता है, इनके लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है जी। क्यों होते हैं ये, अभी हम इनमें इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एनी हाउ लाइन को हम स्टडी कर लेते हैं कि रैपिड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन विया नॉर्मल वेंट्रिकुलर कंडक्शन system tachycardia originate within or above AV node that is supraventricular tachycardia। atrial fibrillation सबसे पहले आता है atrial fibrillation। atrial fibrillation में क्या होता है कि it is basically an irregular rhythm in which there is no discrete P wave, there is no discrete P wave, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें there is no discrete P wave, ये आपके सामने है। and rhythmogenic activity usually originate from automatic foci near pulmonary ostia in the left atrium, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से एक एबनॉर्मल फोकाई आती है और ये एबनॉर्मल फोकाई क्या करती है जनाब, ये पूरे के पूरे यहाँ से जो वेव्स जनरेट होती हैं इस एबनॉर्मल फोकाई की, वो पूरे के पूरे एट्रिया के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं। और ये सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है कि एट्रिया का रेट जो है वो बढ़ने लग जाता है, एट्रियम की कंट्रैक्शन इंक्रीज करने लग जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, दैट गोना फिब्रिलेट, और एनी एट्रिया दैट गोना फिब्रिलेट, मोस्ट कॉमन जो है वो लेफ्ट एट्रियम से ये ओरिजिनेट होती है। और वेयर नियर दी पल्मोनरी वेन ऑस्टियम, क्योंकि पल्मोनरी वेन ड्रेन हो रही होती है इनटू लेफ्ट एट्रियम। कॉमन रिस्क फैक्टर इंक्लूड हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देयर इज विरकोज ट्रायड, और विरकोज ट्रायड में होता है SHE, स्टेसिस, हाइपरकोगुबिलिटी, एंडोथेलियल डैमेज। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो एट्रिया होता है उसके अंदर कोई भी जो वो है वो जनरेट इस तरीके से वो सर्कुलेट करते रहते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उसके अंदर ही सर्कुलेट करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, उसकी वजह से कोई भी डिस्क्रीट पी वेव नहीं बनती, क्योंकि एट्रिया पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इरेगुलर होती है वहां से जो है वो क्या कहते हैं पी वेव। और कोई वेव उनमें से कंडक्ट होके नीचे चली जाती है, कोई वेव उनमें से कंडक्ट होके नीचे की तरफ नहीं जाती, ठीक है। अब इसमें चूंकि स्टेसिस हो रहा होता है, उस स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्कोर लिखा हो गया है, चैड वेस्ट स्कोर। चैड वेस्ट स्कोर बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, चैड वेस्ट स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट आप इसलिए करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि जो चीजें इस बंदे को हमने एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है या नहीं। हेयर सी स्टेंड्स फॉर, इसके अंदर सी स्टेंड्स फॉर congestive heart failure, H stands for hypertension,
एज ग्रेटर देन 75 में आपने 2 नंबर देने हैं, और अगर उसकी एज 65 से 75 है तो उसमें आपने 1 नंबर देना है। डी फॉर डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है। वी फॉर एनी वेस्कुलर डिजीज, ठीक है। एंड एस के 2 नंबर, यानी कि अगर प्रीवियस एपिसोड हो चुकी है स्ट्रोक की तो उसके आपने कितने नंबर देने हैं, 2 नंबर देने हैं। वी फॉर वेस्कुलर डिजीज हो गई है, ठीक है। एस फॉर सेक्स कैटेगरी दैट इज फीमेल, उसका 1 नंबर। अगर तो ये स्कोर 1 आता है चैट वैट स्कोर, तो फिर आपने क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है तो आपने एंटीकोगुलेट स्टार्ट कर देना है, लाइक हेपरिन स्टार्ट कर देनी है आपने, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वारफेरिन। अगर ग्रेटर देन 2 आता है तो फिर डेफिनेटली आपने क्या करना है, आपने एंटीकोगुलेशन थेरेपी देनी है, ठीक है जी। सो तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो आपको पता होगा इट मे प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना ड्यू टू लेफ्ट एट्रिया ब्लड स्टेसिस एंड पर्टिकुलरली इट माइट लीड टू स्ट्रोक। मैनेजमेंट कैसी होगी इसकी, आपने रेट एंड रिदम को कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट कैसी है, आपने रेट एंड रिदम को कंट्रोल करना है और कार्डियोवर्जन करनी है, ठीक है जी। जो रेट एंड रिदम है ना, उसको आपने करना है कंट्रोल, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर मैक्सिमम रेट जो है इसमें खराब आता है। इसमें रेट जो है वो ऐसे नोडल फायरिंग का रेट जो होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आपने आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है। 2 चीजें हैं इसमें, सबसे पहले देयर इज नो पी वेव, पहली बात हो गई। और दूसरी चीज क्या हो गई, नो पी वेव एंड आर आर इंटरवल जो है वो इरेगुलर होता है, वो रेगुलर नहीं होता। देयर इज इरेगुलर आर आर इंटरवल। ये 2 चीजें अगर आपको मिल गई ना, नो पी वेव फॉलोड बाय इरेगुलर आर आर इंटरवल, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, ये दोनों चीजें आपको ये आइडेंटिफाई कर देती है एट्रियल फिब्रिलेशन है। नेक्स्ट, एट्रियल फ्लटर। नो, फ्लटर में क्या होता है कि फ्लटर में भी बेसिकली चीजें इस तरीके से हैं कि एट्रिया को डिपोलराइजेशन के लिए बार बार स्टिमुलेटरी वेव्स मिल रही होती हैं और वो बार बार इसमें डिपोलराइजेशन कर रही होती हैं, ठीक है। कंजेक्टिव एट्रियल डिपोलराइजेशन, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, एक सॉ टूथ पैटर्न देखने को मिलता है। एंड सॉ टूथ पैटर्न ही आइडेंटिफाइंग मार्क है बेसिकली। अच्छा, और इसमें एक और बात है, इसमें आर आर इंटरवल भी रेगुलर होता है। सो इसमें डिस्क्रीट पी वेव तो इसमें भी खैर नहीं है, क्योंकि इसमें पी वेव एक सॉटूथ पैटर्न बना रही है, ठीक है। सॉटूथ पैटर्न इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। तो साथ में आर आर इंटरवल इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर होता है, ठीक है। एरिथमोजेनिक एक्टिविटी यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम री एंट्री सर्किट अराउंड द ट्राइकस्पिड एनुलस इन राइट एट्रियम, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये सारी चीजें जनाब, ये एरिथमोजेनिक एक्टिविटी जो है वो ट्राइकस्पिड एनुलस के अराउंड जो है वहां से ओरिजिनेट होती है इन द राइट एट्रियम। इसको भी आप ट्रीट कैसे करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह ट्रीट करते हैं। और जहां से ये एक्टोपिक फोकाई का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा बीट या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जहां से ओरिजिनेट हो रही हो। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अच्छा, इसमें आपने याद क्या क्या रखना है, आप कहाँ से एक्टोपिक फोकाई कहाँ से या रिदमोजेनिक एक्टिविटी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये आपने याद रखना है। ईसीजी के ऊपर क्या पैटर्न इसका शो होता है वो आपने याद रखना है। और बहुत ज्यादा हो तो आपने ट्रीटमेंट याद रखनी। दीज आर द 3 थिंग्स। प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, प्रोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है कि देयर इज अ री एंट्री ट्रैक बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो वेव ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, नहीं देखिए ये से नोड से नीचे आई, एवी नोड के पास, वहां से नीचे गई, ये वेंट्रिकल्स के पास इस तरीके से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास गई, जो इस तरीके से गई ना, वहां से इसने क्या किया कि वहां से री एंट्री होने लग जाती है इनटू वेयर, इनटू एट्रियम, ठीक है। So most often due to reentrant tract between atrium and ventricle, most common in the AV node, commonly presents with sudden onset of palpitation, headache and lightheadedness and diaphoresis. तो अब ट्रीटमेंट क्या रहती है इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि आपने टर्मिनेट करना है वो जो री एंट्री रिदम होता है ना उस एवी नोड को, उसको आपने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। और ये जो कंडक्शन रेट है इसको आपने स्लो डाउन कर देना है। कैसे आपने स्लो करना है कि जैसे एवी नोड की कंडक्शन है उसको आपने स्लो डाउन कर देना है, वेगल मैन्योवर के जरिए या एडिनोसिन दे करके, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो रेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन इफ हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल
एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज कैथेटर एब्लेशन ऑफ री एंट्री ट्रैक, जहां से वो री एंट्री हो रही है उसको एब्लेट कर देना है, दिस इज डेफिनेट ट्रीटमेंट। और अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके रेट को कंट्रोल करना है और पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, उसका बीपी ठीक नहीं है, उसके जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन दे सकते हैं। ये मेडिसिन के पोर्शन से हैं, बट दीज आर वेरी रेयर टू बी आस्क्ड, बहुत कम ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर इन चीजों से पूछता है। मेजर ऑफ देम वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कि ईसीजी के ऊपर किस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है और ये सारा कुछ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होता है कि जी, जैसे ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत एक डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है कि ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इंपल्सिस निकली और ये इंपल्सिस सीधी गई किसके पास, एवी नोड के पास। एवी नोड से आगे जाती है बंडल ऑफ फिश और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास। उससे पहले कि ये एवी नोड का काम क्या होता था, एवी नोड इन इंपल्सिस को क्या करवाता था, डिले करवाता था, इन इंपल्सिस को क्या करता था, डिले। अगर मिसाल के तौर पे एक शॉर्टकट आ जाए, एक एक्स्ट्रा पाथवे हो, एडिशनल पाथवे हो, जिसको बंडल ऑफ केंट कहा जाता है, अगर ये एडिशनल पाथवे पहले ही इंपल्सिस नीचे लेकर के चला जाए तो वेंट्रिकल जो है वो पहले ही डिपोलराइज होना शुरू कर देगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। It is basically Wolff-Parkinson-White is a most common type of ventricular pre-excitation syndrome। इसमें ventricle क्या होते हैं, पहले से excite हो जाते हैं। There is abnormal fast accessory conducting pathway from atria to ventricle और उसको कहते हैं bundle of Kent, जो कि bypass करता है AV node को। इस चीज की आपको समझ आई कि एक एक्सेसरी पाथवे है जो कि फास्ट है और एवी नोड चूंकि डिले करवाता था इंपल्सिस को, तो उससे पहले ही ये इंपल्सिस जो है ये नीचे जाने लग जाती है, वेंट्रिकल पहले ही पार्शियल डिपोलराइज होता है और एक डेल्टा वेव की करेक्टरिस्टिक देता है ऑन ईसीजी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा वेव्स आर प्रेजेंट इन विच फिनोमेना, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में आपको डेल्टा वेव्स देखने को मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट, जो कि अब यहाँ पे डेल्टा वेव बन गई है, तो अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल पहले से डिपोलराइज हुआ था, वेंट्रिकल पहले डिपोलराइज हुआ है और लेट तक क्या हुआ कि लेट तक इंपल्सिस जो हैं, लेट तक वो इंपल्सिस जो हैं वो बाद में एवी नोड से भी तो नीचे आएंगी। तो अब वेंट्रिकल काफी देर तक कंट्रैक्ट होता रहा या डिपोलराइज होता रहा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी हद तक वाइड होता है। ठीक है जी। So, it may result in re-entry circuit that is supraventricular tachycardia. That is supraventricular tachycardia. ट्रीटमेंट इसकी क्या रहेगी, ट्रीटमेंट इसकी रहेगी प्रोकेनामाइड, इब्यूटिलाइड। और इसमें आपने क्या करना होता है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो एवी नोड को ब्लॉक करती है वो आपने नहीं देनी। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं हम? एनीबॉडी? फिर बंडल ऑफ कैंट ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। यस यस, क्योंकि अगर हम एवी नोड को ब्लॉक कर देंगे तो वो जो बंडल ऑफ केंट एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है वो एक्सेसिव एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपने तमाम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एडिनोसिन बीटा ब्लॉकर, ये सब आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जब कभी भी वेंट्रिकल का रेट बहुत ज्यादा हो जाए, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन 100 हो जाए, तो उसमें आप क्या कहते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ना, तो वो रैपिडली आपको क्या दिखा रहे हैं कि वो रैपिडली दिखा रहे हैं कि इनकी बहुत सारी इनका रेट इतना हाई है कि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय डिपोलराइजेशन है। ठीक है, एनी डिजीज जो कि एनाटॉमिकली अफेक्ट कर रही है वेंट्रिकल्स को, दैट कैन रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लाइक कार्डियोमायोपैथी हो गई, एमआई हो गया, स्कारिंग हो गई, एटसेट्रा। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अच्छा, पोस्ट एमआई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज, पोस्ट एमआई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। टोर्साट डिपॉइंटीज, टोर्साट डिपॉइंटीज क्या होते हैं, बेसिकली ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। ये इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन रही है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, दिस साइनोसाइडल वेव फॉर्म इज नोन एज, दिस इज नोन एज टोर्साट डिपॉइंटीज। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, टोर्साट डिपॉइंटीज। इट इज a polymorphic ventricular tachycardia. Which condition predisposes to torsades de pointes? Anybody? Long QT,
ये आपका MCQ है। लॉन्ग QT इंटरवल सिंड्रोम प्रीडिस्पोजेस टू टोर्साइडोपोइंटिस। इट कुड आल्सो बी कॉज्ड बाय ड्रग्स, ड्रग्स के नीचे नाम बताएंगे, या फिर डिक्रीज लेवल ऑफ पोटासियम, डिक्रीज लेवल ऑफ मैग्नीशियम, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ये आपके पास होने चाहिए। टोर्साइडोपोइंटिस इज नोन एज ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगी? डिफिब्रिलेशन फॉर अनस्टेबल पेशेंट, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर स्टेबल पेशेंट। तो ये शुरू के जितने वर्ड्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टोर्साइडोपोइंटिस आर द पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल इनको करवा सकता है, और डिक्रीज लेवल ऑफ पोटासियम, डिक्रीज मैग्नीशियम, डिक्रीज कैल्शियम कैन लीड टू टोर्साइडोपोइंटिस। ये सारी ड्रग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो करवा सकती हैं जो है वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा सकती है। जब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है तो उसकी वजह से आपको ये ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले क्या हुआ कि एंटी रिदमिक ड्रग्स ये खुद जो है वो टोर्साइडोपोइंटिस करवा सकती है, पर्टिकुलरली क्लास 1A एंड 3। ये हम आगे जब पढ़ेंगे एंटी रिदमिक ड्रग्स तो वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो करवाती है। एंटीबायोटिक्स, इसके निमोनिक है ABCDEF। A for anti-rhythmic drugs, B for antibiotics, C for antipsychotic like haloperidol, D for depressants or diuretics, antidepressants or diuretics, E for antiemetics like ondansetron, F for antifungal like fluconazole, एंड N for नेवेर। नेवेर बेसिकली प्रोटीएज इनहिबिटर होती है। ये जो है वो रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का हिस्सा है और HIV के केसेस में होती है। और एंड आखिर में आता है यहाँ पर इसने वो भी लिखा ओपियाइड लाइक मेथाडोन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि देयर इज डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। देखें ये कोई ECG का पैटर्न आपको इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता। वेंट्रिकल यूं समझे सिर्फ इस तरीके से फिब्रिलेट हो रहा होता है, ना कंट्रैक्ट कर रहा होता है ना कुछ, बस वो एक उसको ना वो जिसको आप यूं कह सकते हैं जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहा हूँ। वाइब्रेट कर रहा होता है। एक्सीलेंट। So disorganized rhythm with no identifiable P wave कह रहे हैं, and treatment is it is fatal। and अगर इसमें immediate management ना की जाए, immediate management इसकी क्या होती है कि defibrillation करते हैं और CPR करते हैं। क्यों CPR क्यों परफॉर्म कर रहे हो आप ventricular fibrillation के केस में? Anybody? सर नॉर्मल रिदम सेट करने के लिए। देखो सबसे पहली बात पता है क्या है? देखें ये है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, ब्लड बाहर जा नहीं रहा, ये तो वाइब्रेट कर रहा है, ये तो फिब्रिलेट कर रहा है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है, फिब्रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से ब्लड आगे जा नहीं सकता। जब ब्लड आगे नहीं जा सकता, आगे की तरफ नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको जो है वो सिंकपी हो सकती है। पेशेंट जो है वो उसको हाइपोक्सिया की वजह से डेथ हो सकती है। तो CPR परफॉर्म करना पड़ता है ऐसे पेशेंट के ऊपर। हियर वी गो। सर एक ये जो रिलेट मैग्नीशियम सल्फेट का थोड़ा बता दीजिएगा, ये क्यों देंगे सर? ये इसकी ऐसी बात है कि जैसे अगर लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम कैन कॉज टोर्साइडोपोइंटिस, तो हायर लेवल ऑफ मैग्नीशियम कैन इंक्रीज इट, उसको बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बेहतर बनाता है। ओके सर। हेरिडिटरी चैनुलोपैथीज, हेरिडिटरी चैनुलोपैथीज का क्या मतलब है कि ऐसी कुछ इनहेरिटेड डिजीजेज होती हैं। जैसे अगर आप एक्साइटेबल टिश्यूज की बात करें, न्यूरॉन हो गए या कार्डियक मसल हो गए, तो इनके अंदर है तो सारे चैनल का काम है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, जो डीपोलराइज हो रहे हैं, एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि उन चैनल्स के अंदर म्यूटेशंस भी तो आ सकते हैं। सो इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन दी कार्डियक चैनल्स, उसकी वजह से एक एब्नॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकते हैं और समटाइम सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। दो सिंड्रोम्स हैं, एक है ब्रुगाडा सिंड्रोम, एक है कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो सोडियम चैनल है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल में म्यूटेशन होती है। ECG पैटर्न के ऊपर आपको क्या दिखता है, सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड ST एलिवेशन इन लीड V1 एंड V2, ठीक है। और इसमें आप जो है वो सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियक डिवाइसेस से। व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार अबाउट ब्रुगाडा सिंड्रोम इज कि हमें ये पता चला है कि इसमें बेसिकली सोडियम चैनल में म्यूटेशन है।
एक बात। दूसरी चीज इसमें यह है कि ईसीजी अगर आप देखेंगे तो ईसीजी के ऊपर आपको सीडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल रहा है, एंड एसटी सेगमेंट जो है उसमें एलिवेशन मिल रही है इन लीड V1, लीड V2, इन लीड V1, लीड V2। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन होते हैं इन दी पोटाशियम चैनल, जिसकी वजह से पोटाशियम चैनल वैसे करता क्या था नॉर्मली, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन जब लंबी होगी तो आपको नहीं लगता कि QRS कॉम्प्लेक्स लंबा हो जाएगा सारे का सारा? यस। ठीक है। तो इट कुड लीड टू, जब QRS कॉम्प्लेक्स लंबा हो जाएगा तो आप देखें ये देखें, ये QRS आ गया, और ये टी वेव क्या थी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो टी वेव लेट नहीं बनेगी आपके ख्याल में, यस और नो? यस सर। तो जब टी वेव लेट बनेगी तो क्या अब ये रहा क्यू टी इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं कर जाएगा? यस सर। यस सर। क्यू टी प्रोलॉन्ग कर जाएगा। ठीक है। आगे दो इसकी टाइप्स है, रोमाना वार्ड सिंड्रोम है, एक जर्वल एंड लेंज नील्सन सिंड्रोम है। ठीक है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, एक प्योर कार्डियक टाइप है जिसमें डेफनेस नहीं होती, और एक में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है। बाय द वे, कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम से क्वेश्चन जो बनता है वो ये हाईलाइटेड पोर्शन से बनता है कि इसमें म्यूटेशन कौन सी होती है, पोटाशियम चैनल की, जो कि रिपोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ब्रुगाडा सिंड्रोम से बनता है कि ईसीजी भी आपको क्या शो करता है, pseudo right bundle branch block और ST elevation in V1 and V2, प्लस इसकी इटियोलॉजी क्या है, फंक्शनल म्यूटेशन हो जाती है इसमें सोडियम चैनल के अंदर। ठीक है जी। आगे ये आपने खुद पढ़ना है कि इसमें मैंने आपको सारी चीजें जो है ना वो पढ़ा दी हुई हैं, बता दी हुई हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो एबी नोडल ब्लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, फर्स्ट डिग्री एबी नोडल ब्लॉक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट डिग्री एबी नोडल ब्लॉक में सिर्फ PR प्रोलॉन्गेशन होती है ग्रेटर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है। सेकेंड डिग्री के अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप मिलता है जिसको ड्रॉप बीट कहते हैं, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 को मोबिस टाइप 1 कहते हैं, टाइप 2 को मोबिस टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 के अंदर प्रोग्रेसिव PR प्रोलॉन्गेशन होती है फॉलोड बाय ड्रॉप बीट, और टाइप 2 के अंदर नो PR प्रोलॉन्गेशन और डायरेक्ट ड्रॉप बीट आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो थर्ड डिग्री के अंदर तो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पीवीएम एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने खुद देखना है कि किस तरीके से ये चीजें इसमें सारी की सारी सर जी डॉक्टर साहब। सर सूडो को काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक किस तरीके से होते हैं? जी सर, और वो उसको क्यों कहते हैं, मतलब सूडो का मतलब तो फॉल्स होता है ना। अच्छा, देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए बंडल ब्रांच ब्लॉक तो चल नहीं रहा ना, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक तो नहीं चल रहा, लेकिन ईसीजी के ऊपर ये अपीयरेंस इस तरीके से देता है कि जैसे ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, क्योंकि चूंकि राइट बंडल ब्रांच इफेक्टिवली काम कर रहा होता है, अपीयरेंस की वजह से इसको क्या कहते हैं कि चूंकि, अच्छा मैं बता दूं, जब ईसीजी के ऊपर मिमिकिंग आ रही हो कि ये मिमिक कर रहा हो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और इन रियलिटी वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है, यानी कि कंडक्शन में इशू ना हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, सूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जैसे मिसाल के तौर पे हम ASD की एग्जांपल लेते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ASD मिमिक कर सकता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और ASD दोनों के केस में आपको वाइड स्प्लिटिंग नहीं मिल रही थी? यस सर। उसी तरीके से ECG पे पैटर्न भी तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। अब सूडो और ट्रू में बहुत फर्क आते हैं, देखो। अच्छा, बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए मैंने क्या कहा था, बंडल ब्रांच ब्लॉक ये वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करते हैं, एट्रिया को इन्वॉल्व करते हैं? वेंट्रिकल। तो QRS में मसला होगा या किसी और चीज में मसला होगा? क्यूआरएस। और हमने QRS पढ़ते हुए कहा था कि अगर QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होगा तो उसको बंडल ब्रांच ब्लॉक कहेंगे, यस और नो? यस सर। सर। ओके।
जो ट्रू बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है फ्रॉम 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। और इसमें सूडो के अंदर क्या होता है, इट इज लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस। इसकी बड़ी डिटेल है, इवन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में अच्छी बड़ी डिटेल लग जाती है। यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, द ओनली आंसर वुड बी कि सीडो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिमिक करता है, जबकि इन रियलिटी वहां पे बंडल ब्रांच ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एट्रिया जो है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करता था, जब एसए नोड से बीट आती है। लेट्स से देयर इज एन एक्टोपिक फोकाई, और उस एक्टोपिक फोकाई की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए। दिस एक्स्ट्रा बीट फ्रॉम एन एक्टोपिक फोकाई इंस्टेड ऑफ एसए नोड, इसको हम क्या कहेंगे, इट विल गिव राइज टू प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और ये किसकी वजह से हो सकता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एड्रेनर्जिक ड्राइव, यानी कि कैफीन कंजम्पशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो देयर इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में क्या होता है कि एसए नोड के बजाय कहीं और से एक एक्स्ट्रा बीट आ जाती है और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करने लगता है। अगर वेंट्रिकल पहले कंट्रैक्ट कर ले अपने इफेक्टिव टाइम से, तो उसका नुकसान क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि फिलिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यस, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिलिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो एक्टोपिक बीट अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ एसए नोड, उसकी वजह से वेंट्रिकल पहले हो गया कंट्रैक्ट, और शॉर्टन डायस्टोलिक टाइम होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। ये देखें कि देरी ये रहा आपके पास इतना बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, लेकिन इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद कहीं से जनरेट हुआ है, ये एसए नोड की तरफ से आने वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आया आप लोगों को? यस सर। बाय द वे दीज एरिथमियाज ये काफी टफ भी हैं, और इनको बार बार पढ़ने से ही आएगा जब तक आप इनके पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ईसीजी एंड ये एरिथमियाज जो हैं, अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं इनकी तमाम चीजों को समझना, तो आप इनके जो मोटे मारे पॉइंट्स हैं, जैसे ईसीजी से कौन से पैटर्न आ सकते हैं, इनकी मोस्ट प्रोबेबली कॉजेज क्या क्या हैं, या इनकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क मी।